वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर के 5 बड़ी खबरों का, तो चले शुरुआत करते बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद सबका साथ सबका विकास, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना विषय पर वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, ये इस बजट का मूल ध्येय है और इस सरकार का संकल्प है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत संबोधित किया और इन जन आकांक्षाओं की पूर्ति का बहुत बड़ा माध्यम शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे मूलभूत सेक्टर पर भी उन्होंने बात रखी। और अहम वेबिनार है फुलफिलिंग एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, यानी जन आकांक्षाओं की पूर्ति ये केवल एक चर्चा का विषय नहीं है, ये इस बजट का मूल ध्येय है और इस सरकार का संकल्प भी है। इन जन आकांक्षाओं की पूर्ति का बहुत बड़ा माध्यम एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, कल्चर ऐसे मूलभूत सेक्टर्स हैं। इसलिए इस वेबिनार में हम इन महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा कर रहे हैं। बजट घोषणाओं के इंप्लीमेंटेशन के लिए इन विषयों से जुड़े सभी एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और स्कॉलर्स, एंटरप्रेन्योर्स और मेरे युवा साथी, आप सभी के विचार और सुझाव बहुत अहम है। मैं आप सभी का इस चौथे बजट वेबिनार के इस सत्र में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत आज प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक विशाल विजन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और यहां सभी सांसदों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन की कार्यवाही को जिस तरह से चलाया जा रहा है उससे विपक्ष की आवाज दबाई जा रही। संजय राउत ने कहा कि यही वजह है कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति बनी है। देखिए, लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव आ रहा है अविश्वास, ये क्यों हो गया, उसका चिंतन सरकारी पार्टी ने करने चाहिए। जब से मोदी जी का राज इस देश में चालू हो गया 2014 से, तब से सदन में चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, वो विपक्षों को मानने को ही तैयार नहीं। सबसे पहले तो विपक्ष का नेता ही नहीं बनाया लोकसभा में, आपको मालूम हो। बाद में अब नेता बना है राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी को बात भी नहीं करने देते नेता प्रतिपक्ष को। ऐसे बहुत से राष्ट्रहित के, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं जो हम लोग उठाना चाहते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। खास करके तब सरकार की तरफ से सदन नहीं चलाया जाता और नेता प्रतिपक्ष को अपमानित किया जाता है, उनका माइक बंद किया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है देश में नया शुरू हो गया। और सदन चलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो ओम बिरला जी यानी लोकसभा के अध्यक्ष की होती है। हम मानते हैं आप बीजेपी के उस वक्त नेता हो सकते, लेकिन आप जब चेयर में बैठे हो लोकसभा अध्यक्ष, तो आप निष्पक्ष हैं, आप किसी पार्टी के नहीं हो। आपको सबको समान न्याय देना है, आपको संविधान की रक्षा करनी है। लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर
लोकसभा और राज्यसभा चल रही है, तो दूसरा हमारे पास और क्या हथियार है, तो हमने ये प्रस्ताव लाया है, उसके ऊपर चर्चा होगी। राज ठाकरे आज रायगडावरती गेलेत, राज ठाकरे रायगडावरती गेलेत, मनसेचा मतलब क्रांति जो चल रहा है देश के इतिहास में, हाँ? उसमें विदेश मंत्री का बयान होना है सदन में। अच्छी बात है, हम सुनेंगे, हम उनका बयान सुनेंगे, हम जरूर सुनेंगे। कैसे देखते हैं आप अभी की हम कुछ नहीं देखते। इंडिया की पोजीशन को लेकर सर, इंडिया की पोजीशन कुछ जो है वो अभी हम जब हमारे विदेश मंत्री अपना बयान रखेंगे तब हम उसके ऊपर वहाँ उनसे कुछ सवाल जरूर पूछेंगे। अपमान झालेला आहे असं त्यांचं म्हणणे। पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक असताना बात ऐसी है, राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है, ऐसा अगर कोई बोलता है तो राष्ट्रपति जी का अपमान बार बार ये सरकार भी कर रही है। कैसे? ये अपमान सरकार भी कर रही है। एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो गए, उसका हमें बहुत गर्व भी है, लेकिन उनके होते हुए मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को जिंदा जलाया गया। आदिवासी महिलाओं की उनका नग्न प्रदर्शन सड़क पर किया गया, उसके ऊपर राष्ट्रपति ने कोई बात नहीं रखी। झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी राज्यों में, उड़ीसा में आदिवासियों का जो मौलिक अधिकार है जल, जमीन, जंगल का, उसके ऊपर सरकार के उद्योगपति आक्रमण कर रहे, आदिवासियों की हत्या हो रही है जंगलों में, उसके ऊपर हमारे आदिवासी महिला राष्ट्रपति की कोई बात अब तक हमने सुनी नहीं, ना प्रधानमंत्री की बात सुनी है। राष्ट्रपति जी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अगर राष्ट्रपति जी का कोई किसी राज्य में दौरा होता है तो उस सरकार को भी विश्वास में लेना चाहिए। ममता म्हणतात हा राजकीय आप देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भारी बहुमत से जीत रही है और बीजेपी के पास कोई मुद्दे प्रचार के लिए नहीं है, तो ये नया मुद्दा लाया है राष्ट्रपति जी का। राष्ट्रपति जी को राजनीति में आप जो घसीटा है अपनी जिस प्रकार, वही राष्ट्रपति का अपमान है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर हमलावर होते एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया। गौ प्रतिष्ठा रक्षाधाम में योगी यात्रा के दौरान उन्नाव पहुंचे शंकराचार्य ने सीएम योगी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, हमने 40 दिन का समय दिया था लेकिन उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया। 2 दिन शेष बचे, अगर वो नहीं देते हैं तो लखनऊ आएंगे। आगे सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अपने देश के सबसे बड़े मेले, धार्मिक मेले, माघ मेले में कुछ घटना हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये वक्तव्य दिया कि समाज में कुछ कालनेमी आ गए, नाम उन्होंने बताया नहीं। तो ये चिंता हुई कि अगर हमारे समाज में छद्मवेशधारी कालनेमी प्रकृति के लोग आ गए हैं तो उनकी पहचान होना और उनको समाज से बाहर करना जरूरी है। इसके लिए टेस्ट किया जाना चाहिए कि कौन असली है, कौन कालनेमी नकली है, अंदर से राक्षस है, बाहर से अपने आप को साधु दिखा रहा है। हम लोग भी इसी तरह का अनुभव कर रहे थे, उन्होंने भी कह दिया, तो हम लोगों ने को लगा कि अच्छा मौका है, अब इस बारे में टेस्टिंग होना चाहिए। फिर ये हुआ कि किसकी टेस्टिंग सबसे पहले की जाए, तो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा हिंदू हो, उसका दावा हो कि मैं सबसे बड़ा हिंदू, तो ये देखा गया कि जो आदित्यनाथ जी हैं वो शंकराचार्य से भी उसके शंकराचार्य होने का प्रमाण पूछ रहे थे। इससे बड़ा कौन हिंदू हो सकता है जो शंकराचार्य से भी शंकराचार्य होने का प्रमाण पूछ रहा हो। तो हम लोगों ने सोचा पहले इनसे ही शुरू करते, तो उनको कसौटी पर कसना शुरू किया। तो उनके चेहरे मोहरे को देखा, फोटो देखा, तो टूटा हुआ सिर था, गेरुआ कपड़ा था, ऐसा लगता था कि कोई सन्यासी योगी सती। फिर हम लोगों ने उनके आचरण को देखना शुरू किया तो पता चला कि वो तो वेतन भोगी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से हर महीने वेतन लेते हैं और भत्ता लेते हैं। तो कोई सन्यासी भत्ता तो वेतन तो लेता नहीं है और भत्ता वेतन लेकर के काम करता नहीं। हमारे शास्त्रों में भी नियम है कि जो सन्यासी हो गया वो वेतन भोगी कर्मचारी नहीं हो सकता, चाहे किसी संस्था का हो चाहे किसी व्यक्ति का हो। तो फिर उनके बारे में शंका हो गई
कि इनका आचरण तो अलग है, कपड़ा अलग है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति संन्यास धारण करता है वो अहिंसा का व्रत ले लेता है, वो हिंसा नहीं करता है, और एक मुख्यमंत्री के रूप में करोड़ों पशुओं को मार करके उनका मांस बेचने का उनका कारोबार है, एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार का। तो ये काम भी सन्यासी योगी करता नहीं है और ये कर रहे हैं। तो फिर शंका हो गई मन कि ये असली सन्यासी हैं कि नकली सन्यासी हैं, असली हिंदू हैं कि नकली हिंदू हैं। तो हम लोगों ने कहा कि आपके बारे में शंका उत्पन्न हो गई है, आप 40 दिन में इसका उत्तर दीजिए कि आप असली सन्यासी हैं कि नकली हैं, असली हिंदू हैं कि नकली हिंदू हैं। वो 40 दिन प्रतीक्षा करते करते बीत रहा है, 38 दिन हो गए हैं, 2 दिन और बीच में है। 41वां दिन हम लखनऊ आएंगे और आकर के इस बारे में जो बात निकल के आएगी उसको घोषित करेंगे, ये हमने कहा था। तो हम अब काशी से चल पड़े हैं, आपके उन्नाव आए हैं, आगे हमको नैमिषारण्य होकर के तीर्थ दर्शन करते हुए लखनऊ जाना है। इसीलिए जाना है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ गई कि असली नकली का भेद समाज को पता चल जाए, ताकि नकली कोई आकर के समाज को ठगे ना। दिल्ली में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपने एक ट्वीट को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद सही तरीके से नहीं चल पा रही है और वो इस विषय पर सदन में बोलना चाहते थे। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि विपक्ष कमजोर है और झूठा प्रचार करा। उन्होंने कहा कि चीन के मुद्दे पर इतिहास सबको पता है। उनके मुताबिक पहले नेपाल, भूटान और तिब्बत जैसे बफर स्टेट थे, लेकिन 1950 में तिब्बत को मान्यता मिलने के बाद चीन भारत का पड़ोसी बन गया। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में विपक्ष गंभीर मुद्दों को सही तरीके से नहीं उठा पा रहा। देखिए, पार्लियामेंट चल नहीं रही है, इस विषय को मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता था। इतनी नपुंसक विपक्ष, मैं शब्दों पर मेरे गौर करिएगा, नपुंसक विपक्ष और इग्नोरेंस को एरोगेंट में बदलने वाला लीडर ऑफ प्रोपगंडा, मतलब एलओपी का जो फुल फॉर्म है, लीडर ऑफ प्रोपगंडा राजीव गांधी, जो इग्नोरेंट है और इग्नोरेंट को एरोगेंस में बदलकर जिस तरह की बातें कह रहा है, मैंने कभी प्रजातंत्र, लोकतंत्र में इस तरह की चीजें नहीं देखी। सवाल चाइना का है, ये पूरे दुनिया को पता है कि चीन हमारा पड़ोसी कभी नहीं था। 3 बफर स्टेट थे, नेपाल, भूटान और तिब्बत। 1950 में तिब्बत को मान्यता दे दिया, जो बचा खुचा था वो पंचशील में 1954-55 में दे दिया। जैसे ही तिब्बत को मान्यता दे दिया चीन के साथ, चीन हमारा पड़ोसी हो गया। और 1962 में चाइना युद्ध में सबको पता है कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है अक्साई चीन का पूरा चीन ने हमसे ले लिया। और उसके बाद 81 में इंदिरा जी जाकर जो है मलाई खाती रही। और इस बीच में 69 में उन्हीं की सरकार के जो गृह मंत्री हैं विद्याचरण शुक्ला का जवाब 1969 का दिया कि चाइना ने 62 के बाद किस तरह से अपने यहाँ स्पाई को बैठाया एम्बेसी में, स्पाई किस तरह से पैसे देता था, किस तरह से एजिटेशन करता था और किस तरह से जो है वो टेररिज्म हो, नक्सलिज्म हो, किस तरह से बढ़ाता रहा और अपने मार्केट को भारत में खोलता रहा। इन सारे चीजों का जवाब कौन देगा? राहुल गांधी एक ऐसा विपक्ष का नेता है जिसको कि यदि मैं हिंदी में शब्द यूज करूं तो बिहार के शब्दों में वो बहुत ही घटिया शब्द है। लेकिन किसी जमाने में आपको पता है कि जैसे विशेषरा का नाच हुआ करता था बिहार में, बड़ा फेमस था, तो वो विशेषरा के नाच का जो है बड़ा पात्र है। मतलब जो बिहार को जानते हैं वो उस शब्दों को जानते हैं, मैं उसकी घटियापंथी में नहीं जाना चाहता। आप ये समझिए वो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं चाइना के मुद्दे पर, और आज केवल इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते पार्लियामेंट में कि उनको पता है कि उनकी पूरी धुलाई हो जानी है, क्योंकि लीडर ऑफ प्रोपगंडा का जितना प्रोपगंडा है वो सब जो है बाहर आ जाना है। और जो इसकी इग्नोरेंस है, जो अज्ञानता है, और अज्ञानता में जो
वो एरोगेंट हो गया है। नहीं होता है कि किसी आदमी को समझदारी है तो इसकी मूर्खता जो सामने आ जाती, उसी के बारे में आज मैंने ट्वीट किया। धन्यवाद। पंजाब सरकार के बजट को लेकर सियासत तेज हो गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की भागवत मान सरकार और आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। नायब सैनी ने कहा कि पंजाब में फिर से रेवड़ी बांटने की राजनीति शुरू हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जनता को लुभाने के लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं जो लंबे समय में राज्य के लिए ठीक नहीं है। सैनी ने कहा कि सरकार को राज्य के विकास और स्थायी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ चुनावी लाभ के लिए घोषणाएं करनी चाहिए। पड़ोसी कह दिया, फिर पड़ोसी और कौन? नहीं। जब मैं एक बात बोलता हूँ कि हम एक छत के नीचे रहते हैं, हाँ? जुमले तो वो छोड़ रहे हैं। उन्होंने समझना चाहिए कि ये सरकार का, पंजाब का अंतिम बजट है। अंतिम बजट के अंदर फिर रेवड़ी बांटनी शुरू करती। हमारी सरकार ने, हमने एक बात कही थी, और आप लोगों के बीच में कही थी, मैंने सभी पत्रकारों के बीच में, मैं आज भी बोल रहा हूं, उस बात को रिपीट कर रहा हूं। हमने कहा था परिवार की सभी महिलाएं, और फेसिस की बात करी थी या नहीं करी थी? हमने कहा था कि जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है पहले उनको दिया जाएगा। इस बजट के अंदर मैंने फिर 180 कर दिया। भी 180 तक की जो हमारी बहनें हैं उन परिवारों को शामिल किया जाएगा। जुमले तो ये छोड़ रहे हैं। जुमले तो ये कभी कहते कहा 10 लाख रुपए हम देंगे। मैं पूछ रहा था, कुछ मेरे को लोग आ रहे थे मिलने के लिए, पंजाब के आते हैं, जब आते हैं तो उनकी बात सुनता हूँ, तो वो एक बात कह रहे थे जी, कहा 10 लाख रुपया कह दिया आयुष्मान का, परंतु उसके अंदर वो लगा दी लिमिट लगा दी भी कौन सी बीमारी है, ये वो कौन सी बताएगा, और उस बीमारी का अलग अलग पैकेज कर दिया हर बीमारी का, और कह रहे भी इतनी टाइट कर दिया है भी किसी को भी इसका लाभ नहीं मिल रहा। ये नरेंद्र मोदी जी है। मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने उनको पूछा, किसी को उसका लाभ नहीं मिला अभी तक, परंतु हरियाणा के अंदर जब से आयुष्मान चिरायु योजना लागू हुई है, 27 लाख लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया। 27 लाख लोगों। आज मेरे पास अभी एक रविदास सभा के बहुत बड़ा एक ग्रुप अभी सुबह मिलने के लिए आया हुआ था, बड़े संतगण भी थे उसमें। मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने उसके अंदर भी ये बात कही है उनसे, 2014 से पहले ये अगर सोचा है किसी ने, ये नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति के बारे में सोचा है कि व्यक्ति इलाज के लिए पैसे के अभाव के कारण परिवार से बिछुड़ जाता था। ये हालात थी, और यही हालात पंजाब में थी। अब तो चुनाव आ गया, मैंने कहा रेवड़ी कल्चर शुरू हुआ। कांग्रेस के अंदर भी रेवड़ी कल्चर है, आम आदमी उससे बड़ी रेवड़ियां बांटता है। आम आदमी तो सोचता है ये भी बोल दो, ये भी बोल दो, परंतु अब कुछ बढ़ने वाला नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूं, पंजाब के लोग समझ चुके हैं, पंजाब के लोग पेंडा छटवाना चाह रहे हैं। मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कल महिला दिवस था, मैंने सभी महिलाओं को बधाई दी, और मैंने आपको ये बताया भी है। फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।